गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यशपाल जी के द्वारा रचित कहानी लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज क्या है? लखनवी अंदाज इस कहानी में यशपाल जी ने लखनऊ के नवाबों के बारे में बताया है, जो वास्तविकता से हमेशा परे रहते हैं, कृत्रिम जीवन जीने वाले सामान्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि अपना लखनवी नवाब ही जो बना रहता है, उसको सामान्य लोगों के ऊपर धाक जमाने का प्रयास करते हैं। ये जो लोग होते हैं वो सामान्य लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच करते हैं, खीरा नहीं खा सकते और उसको सूंघकर ही बाहर फेंक देते हैं। शान शौकत के बाह्य आडंबर में जीवन जीने का ये प्रयास करते हैं और अपने जीवन जीने का प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे ही लखनऊ के एक नवाब के साथ लेखक को बैठने का एक बार मौका मिला और उसके साथ बात करते करते उसके साथ जो अनुभव लेखक को आया वही यशपाल जी ने अपने इस लखनवी अंदाज में बताने का प्रयास किया है। इसके पहले हम यशपाल जी के बारे में देखेंगे। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के छावनी में हुआ था। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए तक अपनी पढ़ाई की। वहीं पे सरदार भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनकी मुलाकात हुई। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन छेड़े जा रहे थे। इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यशपाल जी ने भी भाग लिया और इसी कारण उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। मेरी तेरी उसकी बात, यह उनकी जो एक साहित्य है, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। इन्होंने अपनी जो रचनाएं की है, उन सारी रचनाओं में उन जो भाषा का इस्तेमाल किया है वह बहुत ही स्वाभाविक और सजीव लगता है। विषय के अनुरूप ही अपने कहानियों में वह अंग्रेजी, उर्दू ऐसी भाषा का प्रयोग भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यशपाल जी जो है उन्होंने ऐसे ही अपने लखनवी अंदाज इस कहानी में ऐसे सामंत वर्ग जैसे जीवन जीने वाले इस नवाब के बारे में बताया। लेखक कहते हैं कि एक दिन लेखक को और थोड़े दूर पर एक गांव में जाना था। अब अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने खरीद लिया, क्योंकि सेकंड क्लास के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ज्यादा तौर पर कोई लोग पास में जाना है तो सेकंड क्लास का डिब्बे का टिकट नहीं खरीदते, लेकिन लेखक जो है वह एक लेखक होने के कारण एकांत चाहते थे, शांतता चाहते थे और खिड़की के पास बैठकर बाहर का प्राकृतिक दृश्य भी देखना चाहते हैं, ताकि उनको नई नई कहानी के शीर्षक मिल सके। इस कारण उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट खरीदा। जैसे ही उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में एंट्री की तो उन्हें सामने एक पालथी मारे हुए एक सफेद पोश नवाब दिखाई दिए, जो लेखक को देखकर और खिड़की से बाहर देखने लगे और लेखक के आने से मानो उनको असंतोष हुआ। लेखक सोचने लगा कि शायद इस इंसान ने भी मेरी तरह ही एकांत में विचार करने के लिए या कहानी लिखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। इस कारण मैं चुपचाप रहा। मैंने भी अपने आत्मसम्मान में नजरें झुका ली और उनकी तरफ न देखने का नाटक किया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उस नवाब की तरफ कनखियां मारकर देखने लगता। कनखियां मारना मतलब क्या? नजरें चुरा कर देखता था। तब वह नवाब अब खिड़की से बाहर गौर फरमा रहे थे। मैंने जैसे ही सेकंड क्लास के उस नवाब के सामने जब मैंने एंट्री की सेकंड क्लास के डिब्बे में, तब मैंने देखा कि नवाब के सामने दो ताजे खीरे, मुलायम और एकदम नाजुक से एकदम ताजे ताजे दो खीरे रखे हुए थे तौलिए पर। और मैंने उस नवाब से किसी तरह की बात नहीं की। तब थोड़ी देर के बाद नवाब ने खुद मुझसे बात की और मुझे कहा, क्या आप खीरे खाएंगे? तब मैंने उनको कहा नहीं। आत्मसम्मान में मैंने भी अकड़कर उनको जवाब दिया, नहीं, आज मेरा पेट भी थोड़ा सा खराब है, मैं खीरे नहीं खाऊंगा। तब उस नवाब ने क्या किया, अपने सीट के नीचे रखे हुए जो पानी की बोतल थी, उस पानी को बाहर निकाला, उस खीरे को और खिड़की से बाहर ले जाकर अच्छे से धोए और तौलिए पर रखे। तौलिए से अच्छी तरह से तो उसको पोंछे और अपने जेब में से एक चाकू निकालकर उसके आगे और पीछे के सिरे को काट कर उसके ऊपर से झाग निकालना शुरू किया। झाग निकालना मतलब क्या? उसके ऊपर के जो छिलके रहते उसको निकाला, उसको अच्छी तरह से उसके फाके किए और तौलिए पर अच्छी तरह से सजा दिए, करीने से सजा दिए। करीने से सजा दिए मतलब क्या? अच्छी तरह से उसको और तौलिए पर रख दिया। अब किसी भी रेलवे स्टेशन पर जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं कि खीरे किस तरह बेचे जाते हैं? सिर्फ खीरे देते हैं या उसके कुछ फाके देते हैं क्या हमको? नहीं। जब हम खीरे खाते हैं तो उसके ऊपर हमें लाल तीखी मिर्च जो रहती है उसकी पाउडर उसके ऊपर डाली रहती है, जीरा मिला हुआ जो नमक रहता है वो भी उसके ऊपर डाला रहता है। मतलब
जीरे को पीसकर नमक में मिला हुआ और लाल मिर्च की जो पाउडर है उसका बनाया हुआ जो मसाला रहता है उस खीरे के ऊपर डाला जाता है। ठीक उसी तरह से उस नवाब ने भी उस फाकों के ऊपर यह सब मसाला डाल दिया। यह सब मसाला उसके ऊपर डालते डालते नवाब के मुंह में पानी आ रहा था, ये साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उस पानी, अपने मुंह में पानी आ रहा है यह छुपा रहा था। उसने क्या किया, वो तो रखे हुए जो सारे खीरे के जो फाके थे उसको अच्छी तरह से सजाते जा रहा था। और फिर से मुझे एक बार पूछा कि आप खीरे फरमाएंगे? वल्ला, यह जो है यह लखनऊ के बालम खीरे है, ताजे है, बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप खाएंगे? मैंने पहले ही आत्मसम्मान में उनको ना कह चुका था। मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन आत्मसम्मान में पहले ही उनको ना कहने के कारण मैं अड़ा रहा और मैंने उनको इनकार कर दिया। फिर उन्होंने, नवाब साहब ने भी खाने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे सामने वो खीरे खाए कैसे? एक सामान्य इंसान मेरे सामने खीरे खाने के लिए मना कर रहा है और मैं तो एक नवाब हूँ, फिर मैं खीरे कैसे खाऊं? फिर उन्होंने क्या किया, उस खीरे की जो फाके थी उसको एक एक को उठाया, अपने ओठ तक लिया, उसको सूंघा, उसका स्वाद लेने का नाटक किया और जैसे उनके मुंह में जो फाक देखकर जो पानी आ रहा था, उस मुंह में आए हुए पानी को अपने गले से नीचे उतार लिया और जो फाक उनके हाथ में खीरे की थी उसका स्वाद लेकर, मानो उसका स्वाद ले लिया और उसको खिड़की के बाहर, ट्रेन की खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसे करते 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 उसने खीरे के जितने भी फाके थी उन सब को उठाया, अपने नाक तक, अपने ओठ तक लेकर गया, उसको सूंघा, उसका स्वाद लिया, स्वाद लेने का नाटक किया और उन सभी फाकों को खिड़की के बाहर एक एक करके उसको फेंक दिया। और यह सब करने के बाद तौलिए से उसने अपने ओठ और हाथ पोंछ लिए और आराम से लेट गया, मानो वह दिन भर उस खीरे के लिए जो उसने मशक्कत की उसके कारण वह थक गया और वह लेट गया। मैं सोच रहा था कैसा इंसान है यह, क्या यह सच में रईसों का तरीका ऐसा ही होता है? मैं ऐसा सोच ही रहा था कि उसने जोर से एक डकार मारी, मानो उसका पेट भर गया हो। और उसने जैसे ही डकार मारी और मेरी तरफ देखा और उसने मुझे कहा, खीरा बहुत लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, बेमुरत मेद पर दबाव डालता है, इसी कारण मैंने उसको बाहर फेंक दिया। उसने वो ऐसा बोला नहीं, सिर्फ इतना कहा और आराम से लेट गया। लेखक सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा कभी हो सकता है? क्या कभी केवल सुगंध और स्वाद के कारण कल्पना करने मात्र से संतुष्टि हो सकती है? संतुष्टि हो सकती है, लेकिन नवाब ने तो ऐसा किया। अगर नवाब ऐसा कर सकता है, केवल स्वाद और गंध से उसका पेट भर सकता है और वो डकार भी ले सकता है, तो क्या बिना किसी घटना, पात्र या कथ्य के बिना क्या कहानी नहीं लिखी जा सकती? लेखक के चांद चक्षु जो है, उसके दिमाग की बत्तियां मानो खुल गई और उसने सोचा कि अगर ये नवाब बिना खीरे की एक फाक खाए डकार मार सकता है, बिना फाक को खाए हुए उसके केवल गंध से, उसके सुगंध से और स्वाद से खाने का उसका पेट भर सकता है, तो क्या मैं बिना किसी घटना से, बिना किसी विचार से, बिना किसी पात्र से क्या मैं कहानी नहीं लिख सकता? ऐसा लेखक ने सोचा और अपने आगे की कहानी का शीर्षक उनको मिल गया। इस तरह से ये जो लखनवी अंदाज है, इस कहानी में यशपाल जी ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि नवाब जो रहते हैं वो किस तरह से होते हैं, वह किस तरह से झूठे शान शौकत में अपना जीवन जीते हैं, बनावटी जीवन जीते हैं, वास्तविकता से भागने की कोशिश करते हैं। ये जो नवाब है यह भी उसी तरह से बनावटी जीवन जी रहा था, वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा था। लेखक जैसा एक सामान्य इंसान, उसी की तरह सामान्य इंसान होने के बावजूद उसी की तरह एक सेकंड क्लास के डिब्बे में प्रवास कर सकता है, यह भी उसको मंजूर नहीं हुआ। इसी कारण उसने असंतोष जताया। इसके आधार पर सवाल पूछा जाता है कि नवाब साहब को लेखक का आना क्या अच्छा लगा था और ये अच्छा नहीं लगा था, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके पीछे यही कारण है कि नवाब साहब जो थे वह खुद को अमीर समझते थे और सामान्य लोगों की तरह
वो जीवन जीना नहीं चाहते थे। लेखक का आना, सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक के एंट्री करना नवाब साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसके पीछे 2-3 कारण लेखक ने बताए। एक तो उन्होंने जो असंतोष दिखाया, उनके चेहरे पर जो असंतोष की भावना दिखाई दी वह था। दूसरा, उनके सामने जो रखे हुए जो खीरे थे, वो खीरे उनके सामने कैसे खाए जाए, यह था। और तीसरा यह था कि नवाब होने के कारण वो एकांत चाहते थे और लेखक का उनके सामने आकर बैठना उनको किसी भी तरह से अच्छा नहीं लगा। इसी कारण वो बार बार खिड़की के बाहर देखते रहे। लेखक से उन्होंने बात करना भी गवारा नहीं समझा। इस तरह से यशपाल जी ने लखनवी अंदाज में हमें यह सब बताने की कोशिश की है। आप अपने मन से मतलब मैंने यह लखनवी अंदाज जो पाठ है, इसकी समरी, इनका एक सारांश बताने की आपको कोशिश की है। आप इस पाठ को अच्छी तरह से एक एक लाइन करके पढ़िए, तब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ना, इसमें जो प्रश्न अभ्यास दिए हैं वो उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करना, और आपको अगर नहीं मिलते हैं तो मैं आपको इसके आंसर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।